तो यार ले आया हूँ किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए हाजिमे नो ईप्पो एपिसोड नंबर 4। अगर अभी भी आपने इसकी पिछली एपिसोड नहीं देखी हुई तो उनका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमेशा की तरह हमारी वीडियो की लेंथ और ड्यूरेशन आपके लाइक और कमेंट पे डिपेंड करती है। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत उधर से ही होती है जहाँ पे ईप्पो सक्सेसफुली मियाटा को डिफीट कर डालता है और ये बात जान के वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और ये देख के ओकी और किमुरा को हैरानगी के साथ ही साथ काफी ज्यादा खुशी भी होती है। इसके बाद अब कैसे न कैसे करके मियाटा उठ के रिंग से बाहर चला ही जाता है और जब ईप्पो उसे बात करने के लिए आगे बढ़ने ही लगता है कि इससे पहले मियाटा का फादर ईप्पो को रोकते हुए कहने लगता है तुम एक गजब किस्म के बॉक्सर बनोगे। उसके बाद चीफ ईप्पो की तरफ बढ़ के उसे शाबाशी देते हुए कहने लगता है मुझे तुम्हारी मेंटेलिटी और तुम्हारा जज्बा काफी ज्यादा पसंद आया। तुमने आखिर तक अपने आप पे यकीन किया और हाँ जहाँ तक तुम्हारी टेक्निक्स वगैरह की ही बात है उसमें अभी भी काफी ज्यादा कमियां है, लेकिन फिक्र मत करो बच्चे, मैंने तो तुम्हें सब मियाटा से लड़वाने के लिए ट्रेन किया था। अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा एक असली और महान प्रोफेशनल बॉक्सर बनने में। तो ये सब कह रही होता है कि इसी बीच में ईप्पो का सर चकराता है और वो रिंग में ही गिर जाता है। यूं ही ताकुमुरा अब अपने यूनिफॉर्म में से अपनी टाई को उतार के टांग डालता है। इसके बाद वो फूजी को एक मुस्कुराहट के साथ देखने लगता है और उसकी आंखें इस बात की साफ साफ गवाही दे रही थी कि उसे ईप्पो की काबिलियत पे काफी ज्यादा यकीन था। फूजी भी एक मुस्कुराहट के साथ ये शो करता है ईप्पो नाम के लड़के ने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया है। फूजी ने ईप्पो की सारी तस्वीरें वगैरह खींच ली होती है, लेकिन वो चूंकि बेहोश हो गया होता है तो वो उसका इंटरव्यू नहीं ले सकता। उसके बाद कहानी मियाटा पे जाती है जो कि जिम में ही शावर ले रहा होता है, लेकिन उसे अपने आप पे काफी ज्यादा अफसोस और गुस्सा होता है। फूजी अपने ऑफिस पहुंच जाने के बाद ईप्पो के खतरनाक पंच की एक तस्वीर की कॉपी उसके जिम भी बजवाता है कि काफी ज्यादा फास्ट में और एक अच्छी मोमेंट पे खींची गई होती है। इस तस्वीर से हमें मालूम पड़ता है कि मियाटा 1 सेंटीमीटर से बचा नहीं होता बल्कि 1 सेंटीमीटर से कनेक्ट हुआ होता है और इसी पंच ने मियाटा के पूरे ब्रेन को शिवल कर डाला था जिससे मियाटा ठीक तरीके से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। फूजी ईप्पो के बारे में कहने लगता है ये अभी से काफी ज्यादा ऑसम है, मैं इंतजार करूंगा कि ये कब प्रोफेशनल बॉक्सर बनेगा। मैनेजर यहाँ पे नोटिस करता है कि चीफ काफी ज्यादा एक्साइटेड है। कहानी ईप्पो पे जाती है जो कि अपनी विक्ट्री पॉज की वजह से इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है कि उसे रात को नींद तक नहीं आ रही होती। अगले दिन ईप्पो इसी एक्साइटमेंट से जो जिम में पहुंचता है तो वो वहाँ पे मियाटा को नहीं पाता, बल्कि अब ईप्पो को जिम में देख के एक जिम मेंबर कहने लगता है भाई तुम्हारा तो कल ही मैच खत्म हुआ है, तुम आज जिम में क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रेस्ट करना चाहिए? क्योंकि हर बंदा यही करता है। मैं अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईप्पो अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और आज भी मियाटा नहीं आया होता। थोड़ी देर में ओकी और किमुरा बाहर से दौड़ के झूं ही आते हैं। उनसे ईप्पो पूछने लगता है क्या आपने मियाटा को देखा है? तो ओकी और किमुरा उसे बताते हैं जब वो लोग बाहर रनिंग कर रहे थे तो उन्होंने मियाटा को भी रनिंग करते हुए देखा था। अब यही सुन के ईप्पो काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है, मगर ताकुमुरा उसे तसल्ली देते हुए कहने लगता है मियाटा इस छोटे से स्पारिंग मैच को दिल पे लेके नहीं बैठा होगा, जरूर इसकी कोई ना कोई वजह होगी। हालांकि इसके बावजूद भी ईप्पो ट्रेनिंग में भी फोकस नहीं कर पा रहा होता और ये चीज चीफ यहाँ तक नोटिस भी करता है और इस पर वो मैनेजर से कहने लगता है मैं तो इसकी बॉक्सर सर्टिफिकेशन एग्जाम के लिए एप्लीकेशन भेजने को ही जा रहा था, मगर जिस तरह से इसके हालात है मुझे नहीं लगता ये कुछ कर भी पाएगा। खैर यार हम ताकुमुरा को देखते हैं जो कि काफी जोर जोर से पंचिंग बैग को पंचेस मार रहा होता है और ऊपर से ताकुमुरा अपनी टफ तरीके से डाइट को भी कंट्रोल कर रहा होता है क्योंकि अगले हफ्ते ताकुमुरा का प्रोफेशनल रिंग में बॉक्सिंग का मैच है। और उसके जुनून और जज्बे को महसूस करने के बाद चीफ कहने लगता है वैसे ताकुमुरा का फाइट से पहले जज्बा काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मेरे ख्याल में ईप्पो को मुझे कुछ देर के लिए ताकुमुरा के हवाले करना चाहिए। जो सुन के यागी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अगर ईप्पो ताकुमुरा का ट्रेनिंग मेन्यू फॉलो करेगा तो वो तो मर जाएगा। ताकुमुरा की ट्रेनिंग उस बच्चे से 50 गुना ज्यादा टफ है। ईप्पो जब रोड वर्क पूरा करके वापस जिम पहुंचता है तो चीफ उसे कहने लगता है तुम्हारे आने से पहले ताकुमुरा अपने रोड वर्क पे निकल गया, तुम उसका पीछा करो, अभी फिलहाल तुम उसके साथ ही ट्रेनिंग अपनी जारी रखो। ईप्पो ताकुमुरा का पीछा करते करते नदी तक जा पहुंचता है जहाँ पे ताकुमुरा हवा में पंचेस वगैरह मार रहा होता है। ईप्पो को अपने सामने देखे ताकुमुरा उससे कहने लगता है मुझे चीफ ने बताया था कि तुम मेरे साथ ट्रेनिंग शुरू कर रहे हो। के बाद ताकुमुरा अच्छी खासी स्पीड में भागने लगता है और हम देख पाते हैं ईप्पो भी उसकी थोड़ी बहुत बराबरी कर पा रहा होता है, पर फर्क तो सिर्फ इतना होता है ताकुमुरा काफी देर तक अपनी फुल स्पीड पे भाग सकता है, ईप्पो थोड़ी देर में थकने लगता है। यहाँ तक वो
इतना ज्यादा थक जाता है कि वो ताकुमुरा की खाक बराबर भी नहीं होता। इसके साथ ही साथ वो जिम में भी ताकुमुरा को काफी ज्यादा रफ पाता है। ईपो ट्रेनिंग करते दौरान ये रियलाइज करता है कि जहाँ पे ईपो की ट्रेनिंग खत्म होती है वहां से तो सिर्फ ताकुमुरा की शुरुआत होती है। और याद रखो ताकुमुरा ने काफी वक्त से कुछ खाया भी नहीं हुआ अपनी डाइट को कंट्रोल करने के लिए भी, पर फिर भी उसके ट्रेनिंग मेथड ईपो से 10 गुना ज्यादा टफ है। तो ईपो सोचने लगता है अगर ताकुमुरा ने कुछ दिनों से खाया होता तो फिर तो उसका ट्रेनिंग मेथड और भी काफी ज्यादा टफ होता। और आखिरकार ताकुमुरा रुक जाता है। ये देखिए ईपो की जान में जान आती है, पर बाद में उसे मालूम पड़ता है वो तो सिर्फ थोड़ा सा कूल डाउन था। ताकुमुरा दोबारा से रनिंग शुरू कर डालता है। ताकुमुरा सुबह से शाम तक ट्रेनिंग करता रहता है, वो भी कुछ खाए बिना। ईपो रास्ते में अपने घुटनों पे बैठ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसके और मेरे बीच में जमीन आसमान का फर्क है। ईपो को लगने लगता है कि वो तो सिर्फ ताकुमुरा के रास्ते में आ रहा है, जिस वजह से ताकुमुरा भी बार बार रुक रहा है ईपो की वजह से। ईपो ताकुमुरा की दाद देते हुए कहने लगता है, वाह ताकुमुरा तुम काफी ज्यादा गजब के हो, बिना इंस्ट्रक्शन के तुम इतनी देर तक ट्रेनिंग करते हो। तो ताकुमुरा ईपो को कहने लगता है, वाह क्या जब तक तुम्हारी गांड पे कोई थप्पड़ ना मारे तब तक तुम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन ईपो इनकार करते हुए कहने लगता है, नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, बस मियाटा के ना आने की वजह से थोड़ा अकेलापन फील हो रहा है। तो सुन के ताकुमुरा को ईपो पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो ईपो से कहने लगता है, ओए मत बताओ कहीं तुम जिम सिर्फ इसलिए तो नहीं आते ताकि तुम नए नए दोस्त बना सको। मैंने समझा था तुम प्रोफेशनल बॉक्सर बनना चाहते हो। हाँ जिस तरह से तुम जा रहे हो तुम 100 सालों में करीब भी नहीं होगे। तुम्हें बता दूं बच्चे, प्रोफेशनल बॉक्सिंग की दुनिया काफी गुना ज्यादा मुश्किल है। इससे हम देख पाते हैं ट्रेनिंग करते करते काफी ज्यादा रात हो जाती है और घर लौटते दौरान ताकुमुरा ईपो से कहने लगता है कि तुम मेरे घर आना चाहोगे। ये सुन के ईपो काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि काफी सालों से उसका कोई दोस्त बना ही नहीं होता, तो वो कभी अपने दोस्त के घर गया ही नहीं होता। खैर यार उसके घर पहुंच जाने के बाद ताकुमुरा उसके सारे के सारे सामान को हर जगह बिखरा हुआ पाता है। इसी वजह से ईपो आसपास की चीजों को समेटने लगता है। इसके साथ ही साथ वो उसके रूम में काफी सारे 18+ नॉवेल्स पाता है। यार फिर ताकुमुरा ईपो के लिए नूडल्स सामने लगता है। ये तो फेयर नहीं होगा जबकि आप अपने मैच के लिए डाइटिंग पे और मैं आपके सामने खाऊं। तो ताकुमुरा कहता है, फिक्र मत करो मेरे पास भी कुछ खाने के लिए। हम देख पाते हैं ताकुमुरा यहाँ पे सिर्फ एक टमाटर को साबित खा रहा होता है ताकि उसका वजन ना बढ़े। इसके साथ ही साथ ताकुमुरा ईपो से कहने लगता है, तो मेरी फिक्र मत करो कि मैं इन चीजों का काफी अच्छे से आदी हूँ। उसके चेहरे पे इतना कॉन्फिडेंस देख के ईपो उसकी बात मान लेता है और वो यही सोच रहा होता है कि ये सब कुछ ताकुमुरा के लिए कितना ज्यादा आसान है। यूं ही अगले सीन में ईपो ताकुमुरा से पूछने लगता है, आखिर तुम बॉक्सर कैसे बने? जिसके जवाब में ताकुमुरा कहता है कि मुझे ज्यादा याद तो नहीं है, मगर हाँ मैं पहले एक वक्त में काफी ज्यादा फाइटिंग किया करता था और यूं ही लड़ते लड़ते चीफ को मेरे अंदर थोड़ा सा टैलेंट दिख गया और यूं ही चीफ ने मेरी इंट्रोडक्शन बॉक्सिंग की दुनिया से करवाई। और मैं जब अपना पहला डेब्यू मैच जीता तो हर तरफ मेरे नारे लग रहे थे, जो चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। पर असल में ये सब कुछ ताकुमुरा काफी शॉर्ट में उसे बताता है। जब बार में गुंडों को पीटता था तो लोग मुझसे नफरत करते थे, पर जब मैं रिंग में उसी मुक्के से लोगों को पीटता था लोग मेरी काफी ज्यादा तारीफें करते थे। और इसमें मेरा ही क्या चाह रहा था, बस मुझे तो अपने फिस्ट हिलाने का मौका चाहिए था। ऊपर से लोग इसकी काफी ज्यादा तारीफें कर रहे थे। ये बात मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। यूं ही ईपो और ताकुमुरा अब एक साथ यहीं पे सो जाते हैं। यहाँ पे ताकुमुरा को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और इन्हीं आवाजों से जब ईपो की आंख जुजू खुलती है तो ये नोटिस करता है कि ताकुमुरा की भूख से जान निकली चली जा रही है और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ताकुमुरा बाहर बैल्कनी में जाके अब पूरी रात बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करना शुरू करता है। तब कहीं जाके ईपो को एहसास होता है कि हाँ यार चाहे जरूर ताकुमुरा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बाहर से भी और अंदर से भी, और आखिर में वो भी एक इंसान है। एक इंसान अगर काफी टाइम से कुछ ना खाए काफी दिनों से, तो चाहे वो जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो एक ना एक दिन उसकी लिमिट्स उसे डिस्ट्रॉय करने ही लगती है। वो देखता रहता ताकुमुरा पूरी रात दर्द के मारे तड़पता रहता। ये सब देख के ईपो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो खुद को कोसने लगता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं कितना बड़ा पागल था, मैंने ये सोचा भी कैसे कि ये सब कुछ ताकुमुरा के लिए कितना ज्यादा आसान है। और जैसे कि ताकुमुरा कहता है कि बॉक्सिंग बच्चों का खेल नहीं है, यहाँ तक कुछ खाए बिना अगले दिन भी ईपो ताकुमुरा को काफी ज्यादा जुनून और जज्बे में पाता है। बिना खाए बगैर भी ईपो ताकुमुरा की कोई लिमिट नहीं पाता, और वो भी एक दिन से नहीं बल्कि ताकुमुरा अनजाने में पता नहीं कितने दिनों से
कुछ नहीं खाता आ रहा। और इसी वजह से जहाँ पे ईपो एक वक्त में मियाटा का इंतजार कर रहा था, अब ईपो पूरे तरीके से समझ चुका होता है कि ताकुमुरा कितनी मेहनत कर रहा है। और चीफ भी यहाँ पे नोटिस करता है कि ईपो वापस लौट आया अपने जुनून और जज्बे की तरफ। चीफ को ईपो की आंखों में दोबारा से वो भड़कते हुए शोले दिखते हैं, वो जुनून और वो जज्बा। इसी वजह से तो चीफ ने ईपो को ताकुमुरा के हवाले किया हुआ था ताकि ईपो की आंखें खुल जाए कि तुम्हें पसीने के बजाय खून को बहाना पड़ता है एक प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाने के लिए। यही देखे चीफ मैनेजर से कहने लगता है कि ईपो के लिए बॉक्सिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम की एप्लीकेशन जमा करवा दो। हमें दिखाया गया होता है एक हफ्ता गुजर जाता है, ईपो ताकुमुरा के साथ ट्रेनिंग ले रहा होता है और यहाँ तक ताकुमुरा ने एक हफ्ते से भी ज्यादा कुछ नहीं खाया होता। कल ताकुमुरा का प्रोफेशनल बॉक्सिंग मैच है। इसी पर ईपो कहने लगता है ये मेरा पहली बार होगा कि मैं किसी प्रोफेशनल बॉक्सर को लड़ते हुए रिंग में देखूंगा। ताकुमुरा भी उससे कहने लगता है ठीक है, मैं तुम्हें प्रोफेशनल बॉक्सिंग का मतलब सिखाऊंगा, ये मैच जीत के दिखा के। यूं ही फिर हमें अगले दिन के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे मिस्टर ताकुमुरा का मैच होता है, जहाँ पे ओकी और किमुरा के साथ ही साथ ईपो भी ताकुमुरा की चेयरिंग के लिए आया होता है। और ताकुमुरा का मैच देखने के लिए काफी ज्यादा भीड़ इकट्ठी हुई होती है, जहाँ पे ताकुमुरा जो रिंग की तरफ बढ़ा होता है सारे लोग ताकुमुरा की इज्जत के लिए खड़े हो जाते हैं। ताकुमुरा ऑडियंस में काफी ज्यादा पॉपुलर होता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं उनका मैच शुरू भी हो जाता है, लेकिन हाँ ताकुमुरा ने चूंकि कुछ खाया नहीं होता, इस वजह से ताकुमुरा सही तरीके से मैच पे फोकस नहीं कर पा रहा होता। और इसके बावजूद भी ताकुमुरा अपने अपोनेंट के हमलों को सहते हुए एक ही पंच से उसे नॉकडाउन कर डालता है। वो पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि यहाँ तक उसका अपोनेंट दोबारा कोशिश तक नहीं करता अपने पैरों पे खड़े होने की। इसी तरह ताकुमुरा ये मैच जीत जाता है। वो ताकुमुरा को रिंग में काफी ज्यादा कूल पाता है। ईपो ताकुमुरा की तरह बनना चाह रहा होता है और इसके साथ ही साथ ईपो के दिल में काफी गहरी ख्वाहिश होती है कि वो भी जल्द से जल्द प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाए। अब ईपो घर लौट के जा रही होता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात मियाटा से होती है। मियाटा ईपो से कहता है कि मैं तो ना सिर्फ ताकुमुरा को चीयर अप करने आया था, बल्कि मैं तुमसे भी मिलने आया हूँ। ईपो मैं तुम्हें यहाँ पे चैलेंज करने आया हूँ, हमारे बीच का यहाँ पे ड्रा हुआ, एक पहले मैं तुमसे जीता था, अब दूसरा तुम जीते हो, तीसरा हम प्रोफेशनल रिंग में डिसाइड करेंगे कि कौन हम में से चैंपियन बनेगा। और ये बात सीधा जाके ईपो के दिल पे छू जाती है। मगर हाँ मैं जिम को क्विट कर चुका हूँ और अपने फादर के साथ अपनी जर्नी को शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि अगर हम लोग सेम जिम में हो तो हम प्रोफेशनल बेसिस पे एक दूसरे से नहीं लड़ पाएंगे। इसके बाद हमें कुछ समय बाद दिखाया जाता है और आज ईपो का बॉक्सिंग सर्टिफिकेशन एग्जाम होता है। अगर ईपो इसमें पास हो गया तो वो प्रोफेशनल बॉक्सर खिलाएगा। एग्जाम हॉल के अंदर ताकुमुरा ईपो के साथ जाएगा। इसके साथ ही साथ ताकुमुरा ईपो को ये बता देता है कि मियाटा जो है उसने अपना एग्जाम कब का दे दिया हुआ है और यहाँ तक वो आसानी से पास भी हो गया। और अब अगले सीन में ईपो ऑलमोस्ट एग्जाम हॉल पहुंच ही गया होता है ताकुमुरा के साथ। और वहाँ पे ताकुमुरा यहाँ तक वो साइकिल वाली लड़की को भी पाता है। यहाँ पे ताकुमुरा नोटिस करता है कि ईपो तो उस लड़की के ख्यालों में खो ही गया। इसके बाद ईपो की बॉडी का वेट चेक किया जा रहा होता है, क्योंकि ईपो का 124 पाउंड्स वजन होता है। इस सब के बाद यहाँ पे फिर ईपो को रिटन एग्जाम भी देना पड़ता है कि ताकुमुरा बाहर बैठ के ईपो का इंतजार कर होता है कि वहाँ पे ताकुमुरा यहाँ तक फूजी को भी पाता है। फूजी एज यूजुअल न्यूज वगैरह के लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा होता है। वो ताकुमुरा को बताता है कि चाहे जरूर वो ईपो के लिए भी आया है, लेकिन इसके साथ ही साथ यहाँ पे एक और बॉक्सर भी है जिसने मेरी इंटेंशन को अपनी तरफ कर दिया है। और मैं आप सभी को बता दूं अगर ईपो बनेगा भी बॉक्सर तो वो फेदर वेट बॉक्सर खिलाएगा। याद रखो बॉक्सिंग में डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटेगरी होती है, जैसे कि मिडल वेट, हैवी वेट एक्सेट्रा। हाँ रिटर्न एग्जाम के दौरान ईपो यहाँ तक अपना एक नया दोस्त भी बनाता है और उन्हीं के बीच में वहाँ पे एक अनजान घमंड वाला शख्स भी होता है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसी की वजह से उसे अपनी एबिलिटीज पे काफी ज्यादा भरोसा होता है। इसी में हम ईपो को बाथरूम में देखते हैं जो कि काफी ज्यादा नर्वस होता है और वहाँ पे ताकुमुरा उसे शांत करने आता है। और फिर यहाँ पे ईपो का स्पारिंग मैच होता है जिसकी शुरुआत में ईपो का अपोनेंट बिना वक्त गवाए बगैर फौरन से ईपो पे टूट पड़ता है। इसके हमले को ईपो काफी इजीली डॉज कर लेता है। इसके तुरंत बाद ईपो का अपोनेंट उस पे लगातार हमले करता रहता है जो कि ईपो काफी इजीली एक से एक को डॉज करता रहता है। मेरे भाई लोगों वो उसके पंचेस को आसानी से देख पा रहा होता है और उनको देख के अपने मन में सोचने लगता है कि मियाटा की लाइटनिंग स्पीड के आगे तो इनकी स्पीड टर्टल जैसी है। और इसका यही मैच फूजी भी देख रहा होता है। ताकुमुरा को काफी ज्यादा ईपो पे फखर होता है। ईपो उसके सारे हमले को डॉज करते हुए अपना पंच सीधा उसके मुंह पे
पे दे मारता है, जिससे ईपो के अपोनेंट की सारी रिदम यहीं पे टूट जाती है। ईपो को एक सुनहरा मौका मिलता है और अपने अगले पंच से ईपो से नॉकडाउन कर डालता है। यही मैच वो घमंड वाला कैंडिडेट भी देख रहा होता है। फिनिश कर जाने के बाद ईपो की जान में जान आती है। यही देख के सारे लोग चौंक जाते हैं कि ईपो ने उसे कितनी इजीली हरा दिया बिना किसी मेहनत के। इसके बाद अगला मुकाबला ईपो के उसी दोस्त का होता है जो कि ईपो ने अभी हाल ही में ही बनाया होता है, और उसके दोस्त का मुकाबला उसी घमंड वाले कैंडिडेट के साथ होता है। मैच शुरू होने से पहले वो अपनी शक्ल की तरह ही एक अजीब सा स्टैंस ले लेता है, और यही उसका अजीब सा दिखने वाला स्टैंस असल में काफी ज्यादा पावरफुल है। उसे ये स्टैंस लेता देख के यहाँ तक ताकुमुरा भी काफी ज्यादा इंप्रेस होता है, और वो फूजी से कहने लगता है, तो अच्छा ये है वो अगला बंदा जो कि तुम ईपो के साथ ही साथ इससे भी देखने आए हो। हम देख पाते हैं इस अजीब के स्टैंस से उसने इतनी ज्यादा ट्रेनिंग की होती है कि उसकी जैगिंग्स वगैरह काफी ज्यादा फास्ट होती है। ना कि सब फास्ट बल्कि काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, और काफी दूर तक इनकी रेंज होती है। वैसे जैग्स को कहा जाता है फ्लिकिंग जैग्स। वो अपने फ्लिकिंग जैब से ईपो के दोस्त पे बारिश कर डालता है पंचेस की। यहाँ तक रेफरी बीच में आके रोकने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब भी वह जहाँ से घमंड वाला कैंडिडेट यहाँ पे रुकने का नाम तक ना लेता। यहाँ तक उसे रोकने के लिए वो लोगों को मजबूरन बेल बजानी पड़ती है। ये सब देख के ताकुमुरा कहने लगता है, वाह ये बंदा तो सारे के सारे कैंडिडेट से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ तक फूजी ईपो को उसी घमंड वाले कैंडिडेट से मिलाता भी है। वो ईपो को उसका नाम मशीबा बताता है। मशीबा यहाँ पे सबके सामने ईपो को बताने लगता है, जब तक मैं फेदरवेट क्लास में हूँ तुम कभी भी चैंपियन नहीं खिला सकते। इससे मालूम पड़ता है कि फूजी को अपनी काबिलियत पे इतना ज्यादा भरोसा है कि उसे रिजल्ट कभी वेट करने की जरूरत ही नहीं। वो ऑलरेडी अपने आप को प्रोफेशनल बॉक्सर मानता है। और इसी के साथ हमारी ये वाली एपिसोड यहाँ पे खत्म होती है।